हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो वही अभी जो हम चाइल्ड डेवलपमेंट में पढ़ रहे हैं इन्फेंट के विषय में ही रहेगी, क्योंकि इसके अंतर्गत बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न भी बनते हैं। प्लस ये चैप्टर बाकी में अपने आप में काफ़ी बड़ा है और ये कोई एक चैप्टर नहीं है। इन्फेंट के विषय में ये 3-4 चैप्टर आपको अलग अलग मिलेंगे। आज हम बात करेंगे इसके अंतर्गत बाल पोषण के जो क्षेत्र हैं, एरियाज ऑफ चाइल्ड रेयरिंग की बात करेंगे, जिसमें पोषण देने की बात, स्तनपान छुड़ाने की बात, क्लोथिंग की बात आज नहीं हो पाएगी क्योंकि वीडियो इतने में ही काफ़ी बड़ी होने वाली है। और इस वीडियो की बड़ी बात ये रहेगी खास, इसमें हमने आरडीए को इंक्लूड किया। आरडीए को इंक्लूड करने का एक ही पर्पज़ था, क्योंकि जब मैं ऐसे ही थोड़ी बहुत क्वेश्चन वगैरह देख रही थी पीवाईक्यू, तो मैंने नोटिस किया कि मतलब प्रश्न पूछे गए हैं स्तनपान वगैरह से, या फिर जो माँ का दूध होता है उसमें किस चीज़ की कितनी मात्रा होती है, या फिर आरडीए के अंतर्गत इन्फेंट्स को कितना प्रोटीन रिकमेंड किया गया है, कितना एनर्जी रिकमेंड किया गया है। ऐसे प्रश्न पीवाईक्यू में दिए हुए थे। क्योंकि मैं इसको पढ़ा रही हूँ तो अभी इसके थोड़े हम पीवाईक्यू भी चेक कर रहे थे, तो मैंने नोटिस किया ऐसा करते हैं। बुक का भी बताऊंगी आपको रेशियो क्या रहना चाहिए, ठीक है। और क्योंकि बुक होती है पुराना हो जाता है डाटा, तो आरडीए नया होता है, तो हमने आरडीए का भी मैंने टोटली डालने की कोशिश की है कि कितना मतलब प्रोटीन होना चाहिए, ठीक है, और कितना फैट होना चाहिए, कितना मतलब आपका कह सकते हैं खनिज पदार्थ हो गए, इनफैक्ट जो विटामिन्स वगैरह होते हैं, सब कुछ मैंने यहाँ पर देखो चार्ट बना के कोशिश की है। मतलब आपका बिल्कुल जो करंट की चीज़ होंगी वो भी आपकी कवर होंगी, प्लस आपका जो कंटेंट बुक का है बालक के पोषण की जो विधियां हैं वो भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगी। तो इस क्लास को छोड़ना मत। यहाँ से प्रश्न भी सच में मैंने खुद पीवाईक्यू चेक किए हैं, उसमें प्रश्न इसमें काफ़ी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। और डिफ़िकल्ट और बेसिक दोनों प्रश्न यहाँ से देखने को मिलते हैं। और एग्ज़ाम के विषय में आप देख ही रहे हो, धरना प्रदर्शन वगैरह चल रहा है, तो आप बिल्कुल तैयारी पे कमर कस के लगे रहिए। थ्योरी भी पढ़िए, प्रैक्टिस भी करिए, पीवाईक्यूज़ भी चेक करिए, सब कुछ करिए, ऑनलाइन ऑफलाइन हर तरीके से पढ़ाई में लगे रहिए। बात करते हैं बालक के पोषण की विधियों की, चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस की हम बात करेंगे। देखो, परिवार के सदस्य क्या करते हैं, समय समय पर बालक का उचित मार्गदर्शन कर उसके वर्तमान जीवन तथा भविष्य निर्माण पर प्रभाव डालते हैं। उचित संरक्षण व देखभाल से तात्पर्य ये नहीं है कि माता पिता केवल अपने बच्चों की शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करें, अपितु सामाजिक, संवेगात्मक और मानसिक आवश्यकताओं की भी संतुष्टि बच्चों की आवश्यक होती है। ये बेसिक चीज़ें हैं, पता होनी चाहिए आपको, इसलिए पढ़ना जरूरी है। ये चीज़ें दी हुई हैं जिससे बच्चों का जो स्वस्थ संतुलित व्यक्तित्व है उसका निर्माण हो सके और वह परिवार व समाज के एक अच्छे नागरिक के रूप में क्या हो, विकसित होकर सामने आए। बाल पोषण की प्रक्रिया निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। किशोरावस्था तक प्रत्येक बालक को अपने माता पिता तथा वयस्कों के संरक्षण की आवश्यकता होती है, तो स्वस्थ संतुलित व्यक्तित्व का निर्माण हो सके और वह परिवार व समाज के अच्छे नागरिक के रूप में विकसित हो सके। बाल पोषण की प्रक्रिया निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। किशोरावस्था तक प्रत्येक बालक को अपने माता पिता तथा वयस्कों के संरक्षण की आवश्यकता होती ही होती है। ये बेसिक सी चीज़ें हैं, हम सभी जानते हैं। आगे हम बात करेंगे। एक डी डेविड ने परिभाषा दी है बालक अभिभावक संबंध के विषय में, ठीक है, कि कैसे होने चाहिए। तो उन्होंने कहा है डी डेविड ने, बालक अभिभावक जो संबंध होते हैं कि बालक अभिभावक संबंध बच्चों के व्यक्तिगत निर्माण पर क्या करते हैं, प्रभाव डालते हैं, ठीक है। अगर बालक के अभिभावक के जो संबंध है बिल्कुल अच्छे से हैं, पॉजिटिव हैं, तो क्या है, व्यक्तित्व का निर्माण अच्छी तरीके से होगा। नहीं तो बच्चे का जो व्यक्तित्व है, जो पर्सनालिटी है, जो उसका बिहेवियर है, वो कहीं ना कहीं विघटित होने लगेगा या फिर समाज विरोधी हो जाएगा। ये माना जाता है कि अच्छा बाल पोषण बालक तथा माता पिता के मध्य बच्चे अंतः संबंध स्थापित करते हैं। मतलब अच्छा बाल पोषण अभिभावक और बच्चों का जो संबंध है वो क्या करेगा, बच्चों के मध्य क्या करेगा, उनका सर्वांगीण विकास करने में सहायक होगा। थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया है, ऐसा आप समझ सकते हो। यदि ऐसा नहीं होता तो बच्चे विकास में पिछड़ जाते हैं और उनमें समायोजन के प्रति क्या होती है, समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, जिससे बच्चे समस्यात्मक और बाल अपराधी बन जाते हैं, ठीक है ना। तो आगे हम बात करेंगे इसी कड़ी में, क्योंकि प्रत्येक परिवार की बाल पोषण विधियाँ जो होती हैं संस्कृत,
सामाजिक व धार्मिक परंपराएं, सामाजिक मूल तथा सामाजिक स्तर जो होते हैं सभी के उनके धर्म के अकॉर्डिंग होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। जिस समाज में वह रहते हैं उसमें अपने कुछ आदर्श होते हैं, कुछ मान्यताएं होते हैं, कुछ वैल्यूज़ होते हैं, कुछ परंपराएं वगैरह होती हैं। उसी के अनुसार परिवार से पालक क्या करते हैं, पालन पोषण की अपनी अपेक्षा करते हैं और उसी माहौल में वो ढलते चले जाते हैं। वही उनका एनवायरनमेंट होता है, वही उनका सोशल होता है। जिस तरीके का एनवायरनमेंट उन्हें मिलता है वही चीज़ उनकी सामाजिकता में आती जाती है, जिससे बालक का स्वस्थ सामाजिक विकास हो और वह समाज के अच्छे सदस्य के रूप में विकसित हो सकें, ठीक है ना। तो जो भी चीज़ें होती हैं उनकी जो संस्कृति में जो चीज़ें होती हैं, जो चीज़ें उनके आसपास होती हैं, उनके एनवायरनमेंट में होती हैं, बच्चा उसी से इफ़ेक्ट उसके ऊपर उसी का प्रभाव पड़ता है। अगर हम बात करेंगे एरियाज़ ऑफ चाइल्ड रेयरिंग की, बाल पोषण के क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 5 क्षेत्र हैं। आपसे पूछा जाता है कि बाल पोषण के कितने क्षेत्र हैं, तो आप कहोगे 5 है। कौन कौन से? पोषण देना, मतलब सबसे पहले तो उन्हें एक ऐसी डाइट देना है, ऐसा न्यूट्रिशन देना कि उनको कोई भी ऐसा मतलब समस्या ना हो जो किसी न्यूट्रिशन की कमी से होती है, जैसे कि कुपोषण है, जैसे कि विटामिन की कमी से होने वाले रतौंधी है, स्कर्वी है, पेलेक्रा है, ये लोग जो होते हैं बच्चों में, रिकेट्स है, ये क्या न्यूट्रिशन की कमी से होते हैं। तो सबसे पहले तो ये काम करना कि ऐसे न्यूट्रिशन देना कि बच्चे में कोई भी प्रकार की जो पोषण से कमी वाली जो रोग है वो नहीं होने चाहिए। दूसरी बात, स्तनपान छुड़ाना। स्तनपान छुड़ाना कोई नॉर्मल बात नहीं है। स्तनपान छुड़ाने का मतलब ये है कि अब आपको एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन भी उन्हें देना पड़ेगा, मतलब एक्स्ट्रा केयर की आवश्यकता होती है। बाहरी आहार आप दोगे तो उनको मतलब उसमें क्या जाना चाहिए, अच्छा न्यूट्रिशन जाना चाहिए, ठीक है। सभी तरीके के विटामिन्स मिलने चाहिए उन्हें, बकाया प्रोटीन्स वगैरह। ये ना हो कि स्तनपान भी छुड़ा दिया और आपने ऊपरी ठोस पदार्थ भी देना उससे शुरू नहीं किया। तो हम यहाँ पर जो बात करेंगे पोषण की, वो यहाँ पर बहुत सारी बातें होंगी, जैसे कि आपकी जो सेमी लिक्विड डाइट होती है हम उसकी बात करेंगे, लिक्विड डाइट होती है, सॉलिड डाइट होती है। वो भी आपसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं जो कि हमें बुक में, न्यूट्रिशन साइंस में भी हर बुक में नहीं मिल पाते हैं। वो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ें सॉलिड डाइट में आती हैं, कौन कौन सी चीज़ें लिक्विड डाइट में आती हैं। ये चीज़ें आपके यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। दूसरी बात करेंगे स्तनपान छुड़ाना, वीनिंग की। तीसरी बात करेंगे वस्त्र क्लोथिंग की, और चौथी बात करेंगे मलमूत्र नियंत्रण शिक्षा, टॉयलेट ट्रेनिंग की, और फिर दांत निकलना। इन चीज़ों की बात हम मतलब कल की वीडियो में करेंगे। ये 3 चीज़ें आपकी आज कवर नहीं हो पाएंगी, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। पोषण देना, फीडिंग की आगे हम बात करेंगे। देखो, जन्म के पश्चात पोषण 2 प्रकार से दिया जाता है। एक तो माँ का दूध या स्तनपान कराना जिसे हम ब्रेस्ट फीडिंग कहते हैं, दूसरा ऊपर का दूध जिसे हम टॉप फीडिंग कहते हैं। तो ऊपर का दूध अगर पूछा जाए किसने, उसको क्या कहते हैं, तो टॉप फीडिंग कहते हैं, ठीक है। ऊपर का दूध मतलब गाय का दूध आप देते हो, बकरी का दूध देते हो, डब्बे वाला दूध देते हो, उसे हम ऊपर का दूध कहेंगे। शिशुओं के लिए आहार में पौष्टिक तत्वों की दैनिक आवश्यकता क्या होती है, हम उसकी बात करेंगे। देखो, सबसे पहले क्या होता है, बच्चे की क्या होती है, वृद्धि और विकास इंपॉर्टेंट होता है। खासतौर से वृद्धि के लिए क्या चाहिए होता है, प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है, बॉडी बिल्डिंग का काम करता है, मतलब बॉडी के निर्माण की बात का काम करता है, साथ ही साथ कोशिका का निर्माण का काम करता है। कोशिका से मिलकर ही हमारे शरीर में ऊतक बनते हैं, ऊतक से अंग बनते हैं, अंग से अंग तंत्र बनता है, और फिर जाकर कहीं पूरा हमारा शरीर यहाँ पर बन जाता है, ठीक है। तो कह सकते हैं प्रोटीन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा बच्चे के लिए। तो जन्म के बाद शिशुओं के विकास की गति बड़ी तीव्र होती है। इस समय शिशु की लंबाई तथा भार में क्या होता है, भार में तेजी से क्या होता है, परिवर्तन होता है। निरंतर तीव्र गति से वृद्धि के कारण 6 माह कि शिशु का भार जन्म के भार का कितना हो जाता है, दुगुना, तथा 1 वर्ष का जो शिशु होता है, ठीक है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखिएगा। 6 माह के शिशु का भार कैसा होता है, जन्म के बाद दुगना, तथा 1 वर्ष का पूर्ण होने पर 3 गुना हो जाता है, ठीक है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, कितना, 1 वर्ष में 3 गुना हो जाएगा और 6 महीने में 2 गुना हो जाएगा। आगे बात करेंगे, शिशु की इस तीव्र शारीरिक वृद्धि को बनाए रखने के लिए शिशु के आहार में उच्च श्रेणी का प्रोटीन होना आवश्यक है। वनस्पति प्रोटीन में आवश्यक अमीनो अम्लों का अभाव होता है तथा प्रोटीन की प्राप्ति के लिए दूध ही शिशुओं के लिए प्रोटीन प्राप्ति का उत्तम साधन होता है, ठीक है ना। तो इसलिए क्या होता है, प्रोटीन युक्त पदार्थ लेने बहुत ज़रूरी होते हैं, जिससे क्या हो, उनकी वृद्धि में, उनकी लंबाई में, उनकी किसी भी तरीके की शरीर के अंदर होने वाली टूट फूट मरम्मत में कोई कमी ना रहे, इसलिए प्रोटीन पर्याप्त मिलना चाहिए। जन्म से 6 माह तक के शिशु को प्रतिदिन
ये अमाउंट पूछा गया है, ठीक है। अभी PYQ में लगा रही थी, उसमें मतलब ये अमाउंट पूछा गया है कि 6 माह तक के शिशु को प्रतिदिन कितना प्रोटीन आवश्यक है। तो हालांकि उसमें तो कितना दिया था, 0.5 दिया था, मतलब आधा ग्राम। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें बच्चे में, क्योंकि तीव्र विकास होता है, ठीक है, 1 ग्राम तो 1 kg पर बड़े व्यक्तियों को दिया गया है जिनमें बहुत ज़्यादा मरम टूट फूट नहीं होती है। लेकिन छोटे बच्चों का डेवलपमेंट बहुत तेज़ गति से होता है, तो उन्हें तो वैसे भी ज़्यादा चाहिए। तो वो अमाउंट है 3 से 2.5 ग्राम तक, या फिर 2.5 से 3 ग्राम तक आप कह सकते हो, ठीक है, प्रोटीन प्रति किलोग्राम। अब ये आंकड़ा किसका है, ये बुक का आंकड़ा है। बुकें क्या होता है, लंबे समय तक चलती हैं, उनमें परिवर्तन नहीं होता है, कई कई साल तक बुक चलती हैं। तो इसी वजह से हम RDA भी लेकर आए हैं कि अगर आपको ये अमाउंट बुक वाला ना पूछा गया हो अगर पेपर में, तो वो RDA से पूछेगा। तो RDA का अमाउंट भी आपको पता होना चाहिए। तो कितना, 3 से 2.5 ग्राम या 2.5 से 3 ग्राम आप बोल सकते हो प्रोटीन जो है शरीर के भार के अनुसार पर kg पर बच्चे को मिलना चाहिए। तथा 6 से 12 माह का शिशु है, ठीक है, तो कितना, 2.5 से 2 ग्राम या फिर 2 से 2.5 ग्राम आप लिख कर सकते हो इसको। प्रोटीन उसमें बुक में उल्टा लिखा हुआ था, मैंने भी वैसे ही टाइप कर दिया। 2 से 2.5 ग्राम तक प्रोटीन क्या है, प्रति किलोग्राम भार के अनुसार आवश्यक होती है। जिन शिशुओं को इस अवस्था में पर्याप्त मात्रा में उच्च श्रेणी की क्या होती प्रोटीन नहीं मिलती है, तो उनमें शारीरिक मांग के अनुसार क्या होता है, अगर नहीं मिल पाती तो क्वाशियोरकर रोग हो जाता है। और यहीं पर अगर ऊर्जा की भी प्रतिदिन कमी रहती है तो कहीं ना कहीं मरासमस भी इसी में ऐड हो जाता है, ठीक है ना। तो प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर होता है, इसीलिए यहाँ पर मरासमस की बात नहीं करेंगे क्योंकि हम प्रोटीन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब जब प्रोटीन की कमी होगी तो क्वाशियोरकर होगा, शारीरिक और मानसिक विकास यहाँ पर अवरुद्ध हो जाएगा। तो शारीरिक इफेक्ट भी पड़ेगा और मानसिक भी। अब हम बात करते हैं RDA की थोड़ी सी। RDA ने 2020 के अनुसार प्रोटीन के लिए क्या बताया है, 0 से 6 मंथ के जो इन्फेंट हैं, ठीक है, उनको 6 से 6.7 ग्राम डे एंड बॉडी वेट 5.8 kg, ठीक है। बॉडी वेट कितना होना चाहिए उनका, मतलब आपसे वजन भी पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। बॉडी वेट पूछा जाए कितना होना चाहिए 6 महीने तक के बच्चे का, तो 5 किलो तक होना चाहिए, 5 से 6 किलो तक होना चाहिए, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि दुगना हो जाएगा ना, क्योंकि 3 महीने का बच्चा जब बच्चा पैदा होता है तो 3 kg का होता है या 3.5 kg का होता है, तो 6 महीने में दुगना हो जाएगा ना, हो जाएगा, तो फिर 6 kg के करीब हो जाएगा, 5.8 kg। तो ये वजन होना चाहिए। और इस वजन पे कितना प्रोटीन देना है, 6.7 तक उसको ग्राम डे, मतलब बॉडी वेट के हिसाब से देना ही देना है, ठीक है। अब यहाँ पर 6 से 12 मंथ का बच्चा है तो उसका वेट कितना हो जाएगा, 8.5 kg, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि 3 गुना हो जाएगा, 3 गुना मतलब 8.5 किलो तक का हो जाएगा बच्चा, ठीक है। प्रोटीन कितना देना, 8.8 ग्राम बॉडी के हिसाब से यहाँ पर देना है। RDA का भी मैंने प्रोटीन लिखा है। आगे हमने जो आपका बात करेंगे, सॉरी, EAR होता है आपका, उसका एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट की भी बात करेंगे कि उसमें कितना प्रोटीन बताया गया है, क्योंकि RDA और EAR दोनों से चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है। कैलोरी की अगर हम बात करते हैं, शिशुओं को अपनी शारीरिक क्रियाशीलता के लिए कैलोरी की आवश्यकता होती ही है। जन्म से 6 माह तक शिशुओं को 120 कैलोरी प्रति किलोग्राम भार के अनुसार तथा 7 से 12 माह के शिशुओं को 100 कैलोरी प्रति किलोग्राम भार के अनुसार मिलना चाहिए। अब ये किसका आंकड़ा है, ये बुक का आंकड़ा है, ठीक है। कितना कैलोरी, 120 कैलोरी। कौन से वालों को, जो जन्म से 6 माह के बच्चे होते हैं उनके लिए। 100 कैलोरी किसका, क्योंकि जो 0 से 6 माह के बच्चे हैं उनमें तीव्र विकास हो रहा है और उसके बाद थोड़ा सा विकास रुक जाता है, हल्का स्लो हो जाता है, तो 7 से 12 माह में क्या होता है, मात्र 100 कैलोरी ही काम कर जाएगा। ये बुक का आंकड़ा है, ये RDA का नहीं है, ठीक है। शिशुओं को यह आवश्यक कैलोरी दूध में विद्यमान कार्बोज तथा, हालांकि जो ये बुक में दिया है आंकड़ा ये भी है RDA का, लेकिन ये पुराने RDA का है। भाई बुक में भी आता तो RDA वगैरह से ही तो उठाते ही ICMR जो रिकमेंड करता है, लेकिन बात यह है कि ये बुक्स पुरानी है तो ये पुराने RDA का डाटा है, हमें नया RDA भी देखना है। तो शिशुओं को यह आवश्यक कैलोरी दूध में विद्यमान कार्बोज तथा किससे, वसा से प्राप्त होती है, वसा है, ठीक है, वसा से प्राप्त होती है। शिशु के आहार में कैलोरी की कमी होने पर उनका भार क्या होगा, सामान्य गति से आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। क्योंकि भार बढ़ने के लिए क्या चाहिए, कैलोरी होनी चाहिए, भाई उसी से वजन बढ़ता है ना। ज़्यादा कैलोरी लेने से मोटापा आ जाता है, लेकिन एक नॉर्मल कैलोरी चाहिए ही चाहिए होती है। तो अगर वो कैलोरी नहीं मिलेगी तो भार में वृद्धि नहीं होगी। जितना भार होना चाहिए कि भाई 6 महीने में दुगना हो गया, एक साल में 3 गुना हो गया, वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। आगे बात करेंगे हम एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट की, EAR की। इसने कैलोरी की बात की है, ठीक है।
ओके क्योंकि आरडीए ने कैलोरी नहीं बताई है, तो आरडीए ने कैलोरी नहीं बताई है इसलिए हमने ईएआर की कैलोरी उठाई है, क्योंकि अगर आरडीए ने नहीं दी है तो इसका मतलब पूछा जाएगा। ठीक है, मतलब इंडियन का जो आरडीए है उसमें नहीं दिया हुआ है कैलोरी का बच्चों का, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको ईएआर वाला दे दूँ कि ईएआर से पूछा जाएगा इसका मतलब। ठीक है, तो 0 से 6 मंथ इन्फेंट जो होते हैं, 0 से 6 मंथ मतलब 6 महीने तक के जो बच्चे हैं उनके लिए 550 किलो कैलोरी लेनी चाहिए। ठीक है, और बुक में कितनी दी थी, मात्र 120। ठीक है, और 6 से 12 मंथ के हैं वो उन्हें कितनी देनी है, 670 किलो कैलोरी, जबकि अभी बुक में हम कितना पढ़ रहे थे, मात्र 100। ठीक है, 100 मतलब किलो कैलोरी, तो कितना कम है, बहुत अंतर आ रहा है। तो मतलब ये अब वो भी ये वाला जो ईएआर होता है, इसका मतलब क्या होता है कि इनका मतलब कहना ये है कि अगर 50% जो जनसंख्या है, 50% जनसंख्या जो है कि अगर इतनी कैलोरी ले लेता है तो मतलब 50% जनसंख्या की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। ठीक है, मतलब ये भी 50% पे ही है तब इतना बता रहे हैं। ठीक है ना, तो 550 किलो कैलोरी तो लगभग लेनी ही लेनी चाहिए हर बच्चे के लिए, चाहे वो मतलब 0 से 6 मंथ का है तो 550 और 6 से 12 मंथ का है तो 670 किलो कैलोरी उसे लेनी ही चाहिए। ठीक है ना, तो ये एक औसत बताते हैं कि भाई इतना तो लेना ही लेना चाहिए। आगे हम बात करेंगे ईएआर प्रोटीन की। ठीक है, क्योंकि ईएआर प्रोटीन और आरडीए प्रोटीन दोनों अलग अलग दिया हुआ है, तो आरडीए प्रोटीन तो अभी हमने आपको ऊपर बता दिया था, लेकिन फिर भी देख लो 0 से 6 मंथ 8.1 ग्राम दिया है और 6 से 12 मंथ मतलब 10.5 ग्राम दिया है। यहाँ पर थोड़ा कम कर दिया गया है, यहाँ पर 6.7 ग्राम दे दिया गया है ईएआर में, मतलब ईएआर ने इतना ही बताया कि इतना मतलब प्रोटीन होना ही चाहिए। ठीक है ना, उसके बाद आप अपने यहाँ के हिसाब से दे सकते हो। तो आरडी हमारे इंडिया का जो है वो उन्होंने इतना रिकमेंड किया है, जो औसत मात्रा है वो इतनी बताई कि इतना नहीं मिल रहा है, मतलब आरडीए के अनुसार अगर नहीं मिल रहा है तो कम से कम औसत मात्रा मिलनी चाहिए। औसत मात्रा का मतलब है ईएआर। ठीक है, एक औसत मात्रा में कम से कम 6.7 या 8.8 ग्राम तक तो प्रोटीन देनी ही देनी चाहिए। अगर आप इतना नहीं दे पा रहे हो तो इतना तो देना ही चाहिए। ठीक है, तो ये अंतर होता है दोनों का। ईएआर का मतलब होता है कि एक औसत मात्रा मिलनी ही चाहिए किसी भी जनसंख्या को। ठीक है, तो ये इतना अगर आप इतना पूरा नहीं कर पा रहे हो तो इतना तो हर बच्चे को मिलना ही चाहिए। यहाँ पर ये समझाने का प्रयास मैं कर रही हूँ। आगे बात करूँगी खनिज पदार्थ की। ठीक है, मिनरल्स क्या होते हैं, मतलब मिनरल्स क्या होते हैं, नहीं बच्चों के लिए मिनरल्स की क्या आवश्यकता है। ठीक है, तो खनिज लवण शरीर रक्षात्मक तथा निर्माणात्मक तत्व होते हैं। ठीक है, शिशुओं का अधिकांशतः सभी खनिज लवणों की आवश्यकता होती है। दूध में क्या होता है, सभी खनिज मैं खुद ही बता दे रही हूँ। ठीक है, दूध में क्या होता है, आपको विटामिन सी नहीं मिलता है। ठीक है ना, विटामिन सी नहीं मिलता। विटामिन सी तो एक विटामिन है, मतलब खनिज की बात हो रही है तो लौह नहीं मिलता है। ठीक है, लौह नहीं मिलता, लौह क्या है, खनिज है। ठीक है, बकाया सारे जो आपके चाहे कैल्शियम हो, चाहे फॉस्फोरस हो, चाहे सल्फर हो, आयोडीन है, ये सभी आपको लौह लवण दूध से मिल जाते हैं। और सच्चाई ये है कि 6 महीने तक के जो शिशु होते हैं वो आयरन को अपने बॉडी में स्टोर करके लाते हैं। ठीक है, अपने मस्तिष्क में 6 महीने तक का आयरन कहते हैं स्टोर करके लाते हैं, इसलिए अगर वो नहीं भी लेते हैं ऊपर से तो कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है ना, लौह की बकाया और सारी चीज़ें जो हैं, अब जब 6 महीने का बच्चा पूरा हो जाएगा तो फिर जो है लौह की आवश्यकता होगी, तो उसके लिए फिर ऊपरी ठोस पदार्थ आपको बच्चों को, लिक्विड पदार्थ आपको ऊपर से देने पड़ेंगे। ठीक है ना, आगे बात करेंगे विटामिन की। दूध में क्या होता है, विटामिन सी का अभाव होता है। ठीक है, खनिज कौन सा नहीं पाया जाता है दूध में, लौह वाला नहीं पाया जाता है। ठीक है, और विटामिन कौन सा नहीं पाया जाता, विटामिन सी नहीं पाया जाता है, तथा सभी विटामिन और पाए जाते हैं। तो माँ के दूध द्वारा पोषित होने वाले शिशुओं को विटामिन सी नहीं मिल पाता, जिसकी पूर्ति के लिए फलों के रस एवं हरी सब्जियों का मतलब जो सूप वगैरह है वो उन्हें प्रयोग कराना चाहिए, मतलब हरी सब्जियों का जूस वगैरह। ठीक है ना, अब यहाँ पर भी आरडीए काम करेगा, वर्क करेगा विटामिन का और मिनरल्स का। जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही लाई हूँ मैं, सारे नहीं उठा के लाई हूँ। जैसे कि आपके लिए विटामिन डी जरूरी है, विटामिन ए बच्चों का पूछा जाता है, आयोडीन पूछा जाता है, क्योंकि आयोडीन से क्या होता है, बच्चों का विकास अवरुद्ध हो जाता है, मंदबुद्धि हो जाते हैं बच्चे, इसलिए आयोडीन का पूछा जाता है, इसलिए आयोडीन लाई हूँ। और CHO और कैल्शियम, बस इतना ही लाई हूँ, ज़्यादा नहीं कि मैं पूरा आरडी आपको पढ़ाने आई हूँ। जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वो लाई हूँ। विटामिन सी नहीं पूछा जाता छोटे बच्चों का, मैंने नहीं लिखा है। ठीक है, और भी बहुत सारे विटामिन हैं जिनका मैंने नहीं रेशियो लिखा है, क्योंकि वो बच्चों के लिए नहीं पूछे जाते। कार्बोहाइड्रेट 0 से 6 मंथ के बच्चों के लिए 55 ग्राम देना चाहिए, 6 से 12 मंथ के लिए 95 ग्राम देना चाहिए। ये आरडीए 2020 के हिसाब से मैं बता रही हूँ। कैल्शियम कितना, 300 ग्राम, 300 ग्राम, दोनों को कैल्शियम 300 ग्राम देना चाहिए, मतलब 1 साल तक के बच्चे को 300 ग्राम, आप ऐसे नोट कर लो सीधे सीधे। आयोडीन कितना देना है भाई, जो आपके 0 से 6 मंथ के इन्फेंट है उन्हें आप 100 यूजी डे दोगे, और 130 यूजी डे किसे दोगे, 6 से 12 महीने का, मतलब आधे महीने से 6
सॉरी 1 साल तक के बच्चों के लिए, ठीक है। आगे हम विटामिन ए की अगर बात करें तो 350 यूजी डे देना है और भाई 350 ही इनको देना है। मतलब विटामिन ए और विटामिन डी सेम है। विटामिन डी 400 दोनों को देना है, विटामिन ए 350 देना है दोनों को, और कैल्शियम 300 दोनों को देना है। तो इसमें ज़्यादा याद करने का नहीं है, ऐसे याद कर लो। 1 साल तक के बच्चे को 300 ग्राम कैल्शियम, 1 साल तक के बच्चे को 350 ग्राम विटामिन ए, 1 साल तक के बच्चे को 400 ग्राम तक, 400 ग्राम नहीं 400 IU मतलब इंटरनेशनल यूनिट तक विटामिन डी, ठीक है। तो ऐसे करके आप इसे सीधे सीधे याद कर लो, सीधे सीधे लिख लो, तो आपका RDA भी शॉर्ट होता चला जाएगा। और मैं ये कोशिश करूँगी हर एज का, मैं जब पढ़ाऊँगी आपको न्यूट्रिशन तो उसी में आपको बता दूँगी RDA। तो ऐसे क्या होगा, शॉर्ट नोट में आपको चीज़ें याद होती रहेंगी। इकट्ठा RDA पढ़ोगे तो याद नहीं हो पाएगा, थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो आपको चीज़ें कंफ्यूज नहीं करेंगी, ठीक है। तो इतना आई होप क्लियर हो गया होगा। बात करेंगे शिशु का पूरक आहार, सप्लीमेंट्री डाइट फॉर एन इन्फेंट। ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है कि ये प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। जैसे कि बात करें, जन्म के 6 माह बाद शिशु शरीर की मांग केवल दूध द्वारा ही पूरी नहीं हो पाती। ऐसी स्थिति में शिशु को दूध के साथ साथ पूरक आहार, सप्लीमेंट्री डाइट की आवश्यकता होती है। यदि शिशु स्तनपान करता है तो पूरक आहार 6 माह की आयु के बाद देना प्रारंभ करना चाहिए, और यदि शिशु ऊपर का दूध पीता है तो तीसरे माह से ही पूरक भोज्य पदार्थ प्रारंभ कर देना चाहिए। अब आप लोगों से कभी कभी एक प्रश्न पूछा जाता है कि शिशु को पूरक आहार कब देना चाहिए, आयु कौन सी दी होती है, 4 माह। तो आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। वो इसलिए दी जाती है कि जो बच्चे पहले से ही ऊपर का दूध ले रहे हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, वो तीसरे माह से ही पूरक पदार्थ ले सकते हैं। लेकिन जो लोग स्तनपान कर रहे हैं उनके लिए 6 महीने पर ही शुरुआत करना चाहिए, ठीक है। अब बात करेंगे शिशु को दिए जाने वाले पूरक भोज्य पदार्थों को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? तरल पूरक भोज्य पदार्थ, लिक्विड सप्लीमेंट्री डाइट, आधा ठोस पूरक भोज्य पदार्थ, सेमी सॉलिड सप्लीमेंट्री डाइट फूड। आगे बात करेंगे ठोस पूरक भोज्य पदार्थ, सॉलिड सप्लीमेंट्री फूड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सबसे बड़ी चीज़ है, ये जो प्रश्न पूछे जाते हैं ना, यहाँ हम कंफ्यूज होते हैं। तो ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, कौन सा तरल पूरक भोज्य पदार्थ है, कौन सा ठोस पदार्थ है, कौन सा सेमी ठोस पदार्थ है। इस तरीके से आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे कि दूध तरल पूरक भोज्य पदार्थ में आता है, ठीक है। जल किस में आता है? तरल भोज्य पदार्थ में आता है। फलों का रस भी तरल भोज्य पदार्थ में आता है, ठीक है। सब्जियों का सूप भी तरल भोज्य पदार्थ में आ रहा है, और मछली का तेल भी तरल भोज्य पदार्थ में आता है। तो क्लियर हो गई आपकी सारी चीज़ें। आगे हम अर्धठोस की बात बाद में करेंगे। तो दूध की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। शिशु को दिए जाने वाले, मतलब तरल पूरक भोज्य पदार्थ की बात करते हैं। शिशु को दिए जाने वाले तरल पूरक भोज्य पदार्थ के अंतर्गत दूध, जल, फलों का रस, सब्जियों का सूप और मछली का तेल सम्मिलित किया जाता है। दूध में क्या क्या चीज़ें होती हैं उसकी बात करेंगे, मतलब बच्चों के लिए कैसे देना चाहिए इसकी बात करेंगे। जब किसी कारणवश माँ का दूध शिशु के लिए पर्याप्त नहीं रहता तो पूरक आहार के रूप में गाय, भैंस या बकरी का दूध दिया जाता है। गाय, भैंस या बकरी का दूध दिया जाता है जब माता दूध पिलाने की कंडीशन में ना हो तब। इनमें वसा की अधिकता के कारण पानी मिलाना पड़ता है, क्योंकि फैट इतना होता है कि बच्चे की रिक्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा होता है। बच्चा उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाता क्योंकि बच्चे का पाचन तंत्र उतना ज़्यादा विकसित नहीं होता। प्रारंभ में दूध और पानी का अनुपात 2:1 रखा जाता है। ये प्रश्न पूछा गया है आपसे, ठीक है ना, कि दूध और पानी का अनुपात प्रारंभ में कितना होना चाहिए? तो 2:1 होना चाहिए। धीरे धीरे आयु बढ़ने के साथ पानी के अनुपात को कम कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि पाचन तंत्र विकसित हो जाएगा। फिर 1 वर्ष का जो शिशु है या 1 साल का जो 1 ईयर का चाइल्ड है उसके लिए बिना पानी का दूध भी दिया जा सकता है। तो 1 साल तक के बच्चे को फिर गाय वगैरह का दूध जो है बिना पानी के भी दे सकते हो। आगे हम बात करेंगे, बस इस अनुपात को याद रखिएगा, 2:1 होना चाहिए दूध और पानी का अनुपात। 2 दूध 1 पानी। जल की बात करें, नवजात शिशु के लिए भी जल की आवश्यकता रहती है। गर्मी के मौसम में दिन में कई बार उबला हुआ पानी ठंडा करके पिलाना चाहिए। जाड़े के मौसम में भी 1-2 बार उबला हुआ गुनगुना पानी बच्चे को पिला ही देना चाहिए। नवजात की बात हो रही है जो 3 महीने में ही 3 महीने के हो गए हैं और माँ का दूध नहीं, मतलब माँ का दूध पी रहे हैं या नहीं पी रहे हैं फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन ऊपरी दूध पी रहे हैं, गाय भैंस का किसी का भी दूध पी रहे हैं, तो उनके लिए क्या है, पानी भी पिलाते रहना चाहिए। तरल पूरक भोज्य पदार्थ की बात करें, लिक्विड सप्लीमेंट्री फूड की बात करें, फलों का रस, मतलब उसी की बात चल रही है, सेम ही अभी बात चल रही है। अब हम फलों के रस की बात करेंगे, ठीक है। फलों का रस विटामिन सी प्राप्ति का अच्छा स्रोत है।
मौसम के अनुसार शिशुओं को संतरा, मौसमी, अंगूर, अनार, सेब, टमाटर का रस दिया जा सकता है। शिशु के आहार में फलों का रस जन्म के 3 माह बाद से सम्मिलित किया जा सकता है, मतलब 3 महीने के बाद ही आप फलों का रस बच्चों को दे सकते हो। प्रारंभ में खट्टे फलों के जो रस होते हैं तो एकदम पूरा खट्टा नहीं देना चाहिए, उनको उसमें पानी मिलाकर देना चाहिए। आयु वृद्धि के साथ साथ पानी की मात्रा कम करके, मतलब जब आप पहली बार 3 महीने का बच्चा है, आप उसे खट्टा फल दे रहे हैं तो जितना रस है 1 चम्मच, तो 1 चम्मच कम से कम पानी भी उसमें मिलाना चाहिए, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती जाए वैसे वैसे पानी की मात्रा कम कर देनी चाहिए और रस की मात्रा बढ़ाते रहना चाहिए। संपूर्ण दिन में कम से कम 3 से 4 बार 1 चम्मच रस शिशु को दिया जा सकता है। जाड़े के मौसम में ठंडा रस नहीं देना चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना है, कोई भी खाली बर्तन लेना है, उसे गैस पर रखना है और बाद में गैस बंद करके उसमें क्या है एकदम से जूस को डाल देना है। उससे क्या उसकी जो तासीर है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। हालांकि विटामिन सी वगैरह आँच के संपर्क में थोड़े नष्ट हो जाते हैं, इसीलिए कहा गया आँच को बंद कर देना है, बस बर्तन को गर्म करना है, जिससे बस आप उसके गर्म बर्तन में डाल दोगे जूस को तो क्या होगा, वो मतलब बस उसकी तासीर चेंज हो जाएगी, थोड़ा बहुत विटामिन सी वगैरह नष्ट होगा, पूरा नष्ट नहीं होगा ऐसे में, ठीक है ना। तो गर्म बर्तन में डालकर देना चाहिए। आगे हम बात करेंगे सब्जियों के सूप की। ये भी लिक्विड सप्लीमेंट्री फूड की ही बात चल रही है, अभी पहले वाले की बात कर रहे हैं, कंफ्यूज मत होना। शिशु का आहार जो होता है, शिशु आहार में सब्जियों का सूप 5 से 6 माह की आयु से सम्मिलित किया जाता है। तो फलों का रस 3 महीने से, ध्यान रखिएगा, और सब्जियों का सूप 5 से 6 महीने में सम्मिलित किया जाता है। इसके द्वारा शिशुओं की विटामिन और खनिज लवण की मांग को पूरा किया जा सकता है। संपूर्ण दिन में 3 से 4 बार 1-1 चम्मच शिशुओं को, मतलब क्या होता है 3 से 4 बार 1-1 चम्मच शिशुओं को सब्जियों का सूप दिया जा सकता है। तो ये भी आपकी क्या थी, लिक्विड सप्लीमेंट्री फूड के अंतर्गत सूप आता है। मछली का तेल भी इसी के अंतर्गत आता है। मछली के यकृत का जो तेल होता है वो विटामिन ए और डी की प्राप्ति का अच्छा साधन है, ठीक है ना, जो शिशु की समुचित वृद्धि व विकास में सहायक होता है। शिशु आहार में मछली के तेल को जन्म के प्रथम सप्ताह से सम्मिलित किया जा सकता है। प्रारंभ में इसकी मात्रा 1-2 बूंद रखनी चाहिए, धीरे धीरे 1 वर्ष की समाप्ति तक बढ़ाकर 1 चाय का चम्मच कर देना चाहिए, ठीक है। प्रथम ये पूछा जाता है कि विटामिन ए की कितनी मात्रा देनी चाहिए, तो क्या बताया, जो प्रारंभ में बच्चा है, ठीक है, तब क्या 1-2 बूंद ही देनी चाहिए, ठीक है, 1-2 बूंद ही देनी चाहिए। धीरे धीरे जब 1 वर्ष की समाप्ति पर क्या करना है, 1 चाय के चम्मच भर मछली का तेल बच्चे को देना चाहिए। और ये भी कब, 6 महीने की आयु पर दिया जाता है, ठीक है, मतलब 6 महीने के अंतर पे, 6 महीने के अंतर पे, 6 महीने में ये देना चाहिए। ये नहीं है कि आप इसे रोज़ पिलाओ, ये रोज़ नहीं पिलाया जाता, 6 महीने के अंतर पर हर 6 महीने में आप उसे 1 चम्मच मछली का तेल पिला दो, ठीक है, ऐसे होता है इसका, ठीक है। आगे बात करेंगे आधा ठोस पूरक भोज्य पदार्थ की, जो सेमी सॉलिड सप्लीमेंट्री फूड होते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ आपको यहाँ पर ये क्लियर हो जाएगी कौन सा फूड किसके अंतर्गत आता है। आधा ठोस पूरक भोज्य पदार्थ के अंतर्गत उबले हुए, मसले हुए पदार्थ होते हैं वो आते हैं। जैसे सब्जी को आप मसल दो उबाल के, ठीक है, मसली हुई चीज़ें इसके अंतर्गत आती है, ये आधा ठोस में आ जाते हैं। उबला आलू है, उसे मसल दिया, मैश कर दिया, मसली हुई सब्जियाँ हो गई, मसले हुए फल हो गए, ठीक है, आधा उबला अंडा हो गया, मतलब हाफ बॉइल्ड एग हो गया, साबूदाना, दाल की चावल की खिचड़ी हो गई, ये सब अर्ध ठोस सेमी सॉलिड फूड सप्लीमेंट्री फूड में आते हैं बच्चों के लिए। शिशु आहार में अर्ध ठोस पूरक भोज्य पदार्थ 7 से 8 माह की आयु से सम्मिलित किए जाने चाहिए, ठीक है। इससे पहले जब 6 महीने में आपने डाइट शिशु की शुरू की तो ये नहीं कि आपने तुरंत उसको खूब ठोस चीज़ें खिलानी शुरू कर दी, नहीं, तब आपको क्या चीज़ें देनी थी, लिक्विड चीज़ें जो थी, ठीक है, उनकी हमने अभी बात की, ठीक है, इनको देना चाहिए। तरल पूरक भोज्य पदार्थ जो लिक्विड चीज़ें थी सब हम उनको दे रहे थे 6 महीने से, जब हमने शुरुआत किया, या 3 महीने से हमने फलों का रस देना शुरू किया, उसके बाद फिर हमने सब्जियों का सूप दिया, मछली का तेल भी देने लगे थे, सब कुछ, लेकिन सब कुछ बिल्कुल तरल था यहाँ पर, ठीक है। लेकिन 6 महीने से जैसे ही कितने में आया बच्चा, 7 से 8 माह की हो जाए, क्योंकि 6 महीने में 3 महीने में आपने सब्जियों का सूप देना शुरू कर दिया, तो 7 से 8 माह की आयु में जब ये हो जाए तब क्या करना है, 1-2 चम्मच मतलब इनको क्या करना चाहिए, चीज़ें ऐसी सम्मिलित करनी चाहिए जैसे मसले हुए फल हो गए, आधा उबला अंडा हो गया, तो ये क्या है 1-2 चम्मच इन्हें देना शुरू कर देना चाहिए, ठीक है। और इनमें भी क्या होता है, बसा और मिर्च मसाले डालकर इन्हें नहीं देना चाहिए, बिन मिर्च मसाले रहित होना चाहिए, मतलब मिर्च मसाले नहीं होने चाहिए। बकाया ठोस पूरक की अभी बात होई गई, 9 से 10 माह की आयु से देने प्रारंभ करने चाहिए। इस समय तक शिशुओं के क्या होते हैं, 1-2 दांत भी निकल आते हैं 9 से 10 महीने में, ठीक है। 6 महीने में निकलने प्रारंभ होते हैं, लेकिन वो प्रॉपर रूप में 9-10 महीने में ही आपको दिखाई देते हैं पूरे दांत, ठीक है। तो 9-10 माह की आयु से क्या होते हैं, दांत निकलने प्रारंभ हो जाते हैं, 1-2 दांत निकल भी आते हैं। तो ठोस पूरक भोज्य पदार्थ अगर आप उन्हें कड़े बिस्किट दे रहे हो, मठरी दे रहे हो, कड़े फल दे रहे हो, सिकी हुई डबल रोटी दे रहे हैं, तो उससे क्या हो, उनके जो मसूड़े होते हैं ना, उनका क्या होता है, एक्सरसाइज हो जाता है, व्यायाम हो जाता है, जिससे दांत आसानी से निकल आते हैं, ठीक है।
आगे बात करेंगे हम वीनिंग की। ये भी पूछा गया था स्तनपान छुड़ाने को क्या कहते हैं, तो इसको वीनिंग कहते हैं इंग्लिश में। 6 माह बाद क्या होता है, माँ का दूध शिशु की शारीरिक आवश्यकता पूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं रहता तथा 6 से 9 माह के जो बीच धीरे धीरे क्या करना है, स्तनपान छुड़ाने की आदत का विकास 6 से 9 महीने के बीच करनी चाहिए। ठीक है, दूध छुड़ाने की, स्तनपान छुड़ाने की आदत का विकास कब से करना है, 6 से 9 महीने के बीच से। ये प्रश्न पूछे जाते हैं। पूर्ण रूप से स्तनपान छुड़ाने में लगभग कितना 2 से 3 माह का समय लग सकता है। ठीक है, जैसे मान लो 6 से 9 माह में आपने शुरुआत की छुड़ाने की और आपने ऊपरी फूड देना शुरू कर दिया। ठीक है, धीरे धीरे वो अपना ऊपरी फूड खाना सीखेगा, तो उसमें क्या है, कम से कम 2-3 महीने का समय आपको लगेगा मतलब अपना स्तनपान छुड़ाने में। उसके बाद उसको बॉटल वगैरह आप देने लगोगे। ठीक है, वो वाली चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, तो इसमें समय कितना लगेगा, 2 से 3 माह का समय लग सकता है। अगर ऐसे प्रश्न पूछे जाए कि कितना समय लग सकता है बच्चे का दूध छुड़ाने में, तो 2 से 3 माह का समय लग सकता है। शुरुआत कब करनी चाहिए, तो 6 से 9 महीने के बीच शुरुआत करनी चाहिए। स्तनपान छुड़ाने की आवश्यकता क्या है। ठीक है, 6 माह के बाद शिशु की शारीरिक मांग के अनुसार माँ का दूध पर्याप्त नहीं रहता। अच्छा, एक चीज़ और भी, स्तनपान छुड़ाने का मतलब ये नहीं कि पहले आपने अपना दूध देना बंद कर दिया उसके बाद उसे खिला रहे हो, नहीं, उसको उसी के साथ साथ आप अपना स्तनपान दे रहे हो, ठीक है, उसे मतलब फीड करा रहे हो, वो चीज़ सही है, लेकिन साथ ही साथ आप उसको पहले ही चीज़ें देने लगो, जिससे क्या होगा, वो ऊपरी चीज़ें खाने लगेगा तो आपका फीड वो वैसे ही धीरे धीरे कम कर देगा, क्योंकि उसका पेट जो है बाहरी तौर पर भरने लगेगा। धीरे धीरे कम करना होगा, उसे थोड़ा इग्नोर भी करना पड़ेगा। ये नहीं है, बच्चे को तो आदत हो जाती है चूसने की, तो वो तो कोशिश करेगा बार बार, लेकिन आप धीरे धीरे इग्नोर करके चलो इसे आपको ये खिलाती हूँ वो खिलाती हूँ, ऐसे कर करके मतलब नई नई चीज़ें आप उसके सामने लाओगे तो वो खुद ही धीरे धीरे छोड़ने लगेगा। ठीक है, तो छुड़ाने की आवश्यकता क्या है, अगर हम इसकी बात करें, स्तनपान क्यों छुड़ाना चाहिए, तो 6 माह के बाद शिशु की शारीरिक मांग के अनुसार माँ का दूध क्या होता है, पर्याप्त नहीं रहता। पूरक पोषण देने के लिए स्तनपान छुड़ाकर पूरक आहार देना यहाँ पर अनिवार्य है। यदि माँ दुर्बल है, रक्तहीनता रोग से पीड़ित है, तो शिशु का स्तनपान छुड़ा देना चाहिए। 6 माह की अवस्था से शिशु के दांत भी निकलने लगते हैं, अतः मसूड़े के संक्षिप्त व्यायाम तथा दांतों के विकास के लिए भी स्तनपान कम करके ऊपरी पूरक आहार देना चाहिए। तो आपको यहाँ पर 3 पॉइंट तो क्लियर होगा बिल्कुल अच्छे तरीके से। देखो, एक तो क्या है, 6 महीने का बच्चा हो गया, उसकी शारीरिक मांग अब ज़्यादा है, तो माँ के दूध से वो पूर्ति नहीं होगी। भाई उसकी ग्रोथ भी हो रही है, डेवलपमेंट हो रहे हैं तरह तरह के, तो भाई माँ के दूध से पर्याप्त नहीं हो पाएगा, तो उसे पूरक आहार देना है, तो स्तनपान तो छुड़ाना ही पड़ेगा। दूसरी बात है, माँ दुर्बल है, रक्तहीनता, उसे पहले से एनीमिया वगैरह हो रहा है, तो और वो स्तनपान करेगा बच्चा तो वो और कमज़ोर होती जाएगी। ठीक है ना, तो इस वजह से भी छुड़ा देना चाहिए। और दांत निकलने लगते हैं बच्चों के, ठीक है, तो इस समय क्या है, मसूड़े के व्यायाम के लिए भी उनके मुंह में चीज़ें जानी जरूरी हैं, जिससे उनकी एक्सरसाइज और दांत आराम से निकले आए। ठीक है, तो ऊपरी आहार दिया जाता है। आगे बात करेंगे, जो महिलाएं प्रसव के 5-6 माह बाद ही क्या होती है, प्रेग्नेंट हो जाती हैं, गर्भवती हो जाती हैं, तो उन्हें भी स्तनपान छुड़ा देना चाहिए, क्योंकि अब एक तो बच्चे का निर्माण हो रहा है पेट में दोबारा से। ठीक है, 6 महीने पहले वैसे ही एक बच्चा पैदा हुआ है, तो इसमें क्या है, माता बहुत कमज़ोर हो जाएगी, उसकी इतनी मतलब कह सकते हैं उसकी जो शक्ति है वो कम हो जाएगी, वो स्तनपान नहीं करा सकती दूसरे बच्चे को। ठीक है ना, क्योंकि ऑलरेडी अब उसके पेट में एक बच्चा पल रहा है, तो डबल टिबल विकास वो कैसे कर सकती है, तो इस वजह से भी छुड़ा देना चाहिए अगर क्या हो, गर्भवती हो जाए माता। जो माताएं कामकाजी हैं और घर के बाहर नौकरी करती हैं, उन्हें भी धीरे धीरे स्तनपान छुड़ा देना चाहिए। इससे माँ तथा शिशु दोनों को क्या होगा, लाभ है। मतलब बाहर जाओगे तो क्या है, दिक्कत होती है भाई, तो उसके लिए भी छुड़ा दो तो अच्छा है, बाहर दिक्कत नहीं हो, है ना। हालांकि पिलाना चाहिए, 6 महीने तक हर हाल में पिलाना चाहिए, कैसे भी करके, चाहे आप छुट्टी लो चाहे कुछ भी हो, 6 महीने तक कोशिश करनी चाहिए पिलाने की। उसके बाद छुड़ाने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप ऊपरी आहार दे रहे हो। अब कुछ रोग पूछे जाते हैं बच्चों को, हो जाते हैं जो प्रोटीन वगैरह की मतलब न्यूट्रिशन की कमी से होते हैं। तो प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है, क्वाशियोरकर रोग, जिसे सूखा रोग भी कह सकते हैं। खासतौर से मेरास्मस को सूखा रोग कहा जाता है। तो मेरास्मस की अगर बात करेंगे तो वो प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधिक, जीरोसिस या अंधापन कह सकते हो। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स तथा अस्थियों का टेढ़ा मेढ़ापन देखा जाता है। बकाया अगर बात करें आयोडीन की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है, घेंगा तो वैसे बड़ों में होता है, और गंडमाल रोग बकाया बच्चों में भी वही हो सकता हो जाता हो, बकाया मंद बुद्धि वगैरह, ये सारी चीज़ें बच्चों में लक्षण देखे जाते हैं। लौ लवण की कमी से रक्ताल्पता या एनीमिया भी होने का खतरा रहता है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, हमने आज इतनी बात की क्लास में, क्योंकि दांत वगैरह भी पढ़ाते तो
वैसे तो आज क्लास में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 30 मिनट से थोड़ा ऊपर गई क्लास, लेकिन बात ये थी अगर सारा पढ़ाते तो क्लास 1 घंटे से ऊपर चली जाती, क्योंकि दांत वगैरह के विषय में पूरा ही दिया हुआ है उसमें कि बच्चे के कौन कौन से दांत निकलते हैं, और आप जानते हो बच्चों के दांतों से पूछा भी जाता है प्रश्न, तो वो हम क्यों ना अलग क्लास में पढ़ें, जिससे हम डिस्टर्ब और बोर भी ना हो लंबी क्लास के चक्कर में, और उस चीज़ को हम पढ़ भी लें। तो यहाँ पर आज आपको सबसे बड़ी चीज़ जो क्लियर हुई होगी वो ये वाली चीज़, जो ये वाले प्रश्न पूछे जाते हैं कि अर्ध ठोस पदार्थ में कौन कौन से आते हैं, तो इन्हें याद कर लीजिएगा। ये न्यूट्रिशन साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है प्रश्न, और यहाँ तो है ही है। ठोस पूरक भोज्य पदार्थ में क्या क्या चीज़ें आती हैं उन्हें भी देख लीजिए, ठीक है, इन्हें आप नोट कर लेना, ये आपको न्यूट्रिशन साइंस और चाइल्ड डेवलपमेंट दोनों में काम करेगा, ठीक है। और पूरा जो तरल लिक्विड पदार्थ होता है वो क्या क्या चीज़ें होते हैं उसकी भी यहाँ पर आपको पूरा चार्ट मिल गया कि कौन कौन सी चीज़ें किस में आती हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें भी आप पढ़ लीजिएगा। तो क्लास जैसी भी लगी हो, मैं अपनी तरफ से कोशिश अच्छी ही करती हूँ। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं कल की वीडियो में, धन्यवाद।